नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी का जीव विज्ञान का क्लास रहेगा। नए पैटर्न पर आधारित, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पार्ट नंबर आपका यह 11 क्लास रहने वाला है। इस पार्ट हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, अपना आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 20 में से आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों को अवश्य कमेंट करके बताना है। और आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे आप सब्जेक्ट से, जिसमें आपके पेडागोजी के भी सब्जेक्ट रहेंगे, यानी बायोलॉजी से संबंधित पेडागोजी के रहेंगे। बाकी अदर के आपके 10 नंबर की पेडागोजी वो सीडीपी पेडागोजी रहेगी। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट में भी आपके पेडागोजी आते हैं, जैसे आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो पेडागोजी की भी करेंगे। 7 PM पे हमारी पेडागोजी की लाइव क्लास होती है। जी हाँ, 7 PM पे शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो सभी ज्वाइन कीजिएगा। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पहला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है भुजाओं में, पैरों में, श्रेणी मेखला में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था। तो रेडियस नामक अस्थि किसमें उपस्थित होती है, तो हम बात करेंगे भुजाओं में। जी हाँ, मानव की प्रत्येक भुजा में एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटा कार्पल्स एवं 5 अंगुलियां, 14 अंगुलें, 14 जो है आपके अंगुलस्थ या फैलेंजस युक्त होती है। तो रेडियस नामक अस्थि उपस्थित होती है, भुजाओं की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, ग्लाचिडियम लार्वा अनुपस्थित होता है यूनियो में, पिंगटाडा में, सीपिया में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लाचिडियम लार्वा किस में अनुपस्थित होता है, तो ये जानना जरूरी है किस में उपस्थित होता है। तो आपके यूनियो और पिंगटाडा में उपस्थित होता है, लेकिन सीपिया में जो आपका यह अनुपस्थित होता है। अर्थात प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु अपने रंग, आकार, लिंगी परिपक्वता के अन्य लक्षणों में वयस्क से समान ही होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लाखावस्था भी पाई जाती है। लाखावस्था आप सभी लोग जानते होंगे। और ग्लाचिडियम लाखा संघ मोलस्का का विलक्षण होता है, और ये आपका पेलिसिपोडा वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, परंतु सिफेलोपोडा में यह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसकी बात करेंगे, सिफेलोपेडा, फॉर एग्जाम्पल सीपिया। ठीक है, तो आपका सिफेलोपोडा का एग्जाम्पल सीपिया कहलाता है। अगला है निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो निमेटोब्लास्ट किसमें पाए जाते हैं, आपके एक्टोडर में, एंडोडर में एवं भी दोनों में, या मीसोडर में पाए जाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, निमेटोब्लास्ट किस में पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे आपके एक्टोडर में पाए जाते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं होती हैं, जिनके आधार पर संघ सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं, अग्रदंती, गर्तदंती, बहुदंती या एकदंती। तो मनुष्य में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य में जो है गर्तदंती की बात करेंगे। जी हाँ, दंत अभिलक्षण अग्रदंती की अगर बात करते हैं, यह दांत जबड़े की अस्थियों की स्वतंत्र सतह से संलग्न होते हैं, जैसे मेढक और सार्क में होता है अग्रदंती। मेढक सार्क क्या होते हैं, अग्रदंती होते हैं। और जो गर्तदंती होते हैं, ये दांत जबड़े की अस्थियों के गर्त या सॉकेट में क्या होते हैं, सॉकेट में धंसे होते हैं, जैसे मगरमच्छ और स्तनधारी। और जो आपका बहुदंती होता है, बहुदंती में क्या होता है, दांत जीवन काल में अनेक बार प्रतिस्थापित होते हैं, जैसे मछली और मेढक।
ठीक है, तो हम गर्तदंती की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, काकरोच में लार्वा एवं लिम्फ लक्षणों का नियंत्रण होता है आपके इग्डोसोन द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, पैरोटिड ग्रंथियों द्वारा या जुवेनाइल हार्मोन द्वारा होता है। तो काकरोच में लार्वा लिम्फ लक्षणों का नियंत्रण जो है किसमें होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे जुवेनाइल हार्मोन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कीटों में जुवेनाइल हार्मोन कार्पोरा एलेटा द्वारा उत्पन्न होता है, साथ ही साथ जुवेनाइल लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। हम जुवेनाइल हार्मोन की बात करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कार्बनिक विकास के पक्ष में जो है आपका प्रबल प्रमाण हो प्रस्तुत करता है? जी हाँ, ऐसा कार्बनिक विकास, ऐसा लक्षण बताना है जो कार्बनिक विकास के पक्ष में प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। कशेरुकी के भ्रूण में क्लोम विदर की उपस्थित, कीटों के पक्षियों चमगादड़ों के पंख, और अन्य ऑप्शंस दिए गए हैं आपका अर्थोपोड्स तथा स्तनधारियों में संधित पाद, केंचुए तथा मेढक में उत्सर्जी अंग। तो कौन सा लक्षण कार्बनिक विकास के पक्ष में प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है? वह एक लक्षण है कशेरुकियों के भ्रूण में क्लोम विदर, गिल्स सिल्फ्स की उपस्थिति की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे शायद कि वान बेयर 1792 टू 1867 वान बेयर ने बेयर का नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार विकास के दौरान समान लक्षण विशिष्ट लक्षणों से पहले प्रदर्शित होते हैं, और अर्नेस्ट हेकल ने बायोजेनिक नियम का प्रतिपादन किया। तो बायोजेनिक की बात करेंगे, अर्नेस्ट हेकल की बात करेंगे, और वान बेयर की बात करेंगे, बेयर के नियम की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न यह है कि कांडीकृत कीट में किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं? जी हाँ, कांडीकृत में किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं? गिनाइड, साइक्लाइड, प्लेकाइड या टिनॉइड की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% यहाँ पे सिलेक्शन पाना, आउट ऑफ 120 में से 100+ का स्कोर प्राप्त करना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आपने 100 क्रॉस कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके कांडी क्विज में किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, सभी का कमेंट आ चुका है। हम बात करेंगे दोस्तों आपके प्लेकॉइड की बात करेंगे। जी हाँ, कांडकीज वर्ग की मछलियों अर्थात उपास्थि मछलियों में त्वचा की सतह पर दंताभ प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं, और इन सल्कों की उपस्थिति के कारण त्वचा की सतह क्या होती है? रफ, जिसे हम बोलते हैं, रुक्ष दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां जो हैं वह कंकाली पेशियां हैं, कार्डियक पेशियां हैं, आरेखित पेशियां हैं, या ये सभी पेशियां हो जाती हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वह आपकी कार्डियक पेशियां कहलाती है। ठीक है, पेशियां जो होती है मनुष्य के शरीर के लगभग 40 से 50% भाग का निर्माण करती है, और ये 3 प्रकार की होती है। पहला चिकनी या आरेखित पेशी होता है, दूसरा हृदय पेशी होता है, और तीसरा कंकाली पेशी होता है। कौन कौन से? चिकनी या आरेखित, हृदय और कंकाली, ये 3 प्रकार की पेशियों की बात करें। अगला प्रश्न है, पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते हैं एक्टिन द्वारा, ट्रोपोनिन द्वारा, ट्रोपोमायोसिन द्वारा या मायोसिन द्वारा होते हैं। तो पेशियों में मोटे तंतु जो निर्मित होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं? तो वह मायोसिन द्वारा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंकाली पेशियों के सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो मायोफिलामेंट्स नामक समांतर प्रोटीन सूक्ष्म तंतुओं के बंडलों द्वारा निर्मित होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि मायोफिलामेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोटे तंतु होते हैं, दूसरे होते हैं पतले तंतु। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषों में स्थायी निरोधा क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टॉमी, डायफ्राम, वेसेक्टॉमी, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुषों में जो स्थायी निरोधा होता है वह क्या कहलाता है? वह आपका वेसेक्टॉमी कहलाता है।
नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की रोकथाम निरोध कहलाता है। नर तथा युग्मकों को संलयन की रोकथाम क्या कहलाता है? निरोध। और वैसेक्टॉमी में शल्य क्रिया द्वारा पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टॉमी में स्त्री के दोनों अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। तो आपने समझ लिया, स्थायी निरोधा की बात करते हैं तो पुरुषों की बात करेंगे तो वैसेक्टॉमी कहते हैं, और अगर फीमेल की बात करेंगे कि मादा की बात करते हैं तो उसको हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? ग्रीवा, मध्यकाल, पुच्छ या एक्रोसोम की बात करेंगे। तो आप सभी लगभग जानते हैं मानव शुक्राणु के जिस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं वह कहलाता है एक्रोसोम। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब का मान कितना होता है? सभी लोग बताइए। 150 to 180, 120 to 80, 100 to 150, 50 to 60। तो मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब जो होता है, इसका मान जो होता है वह आपके 120 to 80 होता है। रुधिर में प्रवाह धमनियों की लचीली भित्ति पर लगने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक समान वयस्क मनुष्य का प्रकुंचन रक्त दाब जो होता है 120 mmHg तथा अनुशीतलन रुधिर 80 mmHg होता है। रुधिर दाब का मापन स्फेगोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्फेगोमैनोमीटर की बात करेंगे। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, कई बार अगर पूछा जाता है तो आपसे 100% बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो WBC होता है वह मोनोसाइट्स है, बेसोसेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है या इओसिनोफिल्स की बात करेंगे। तो रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC होती है वह आपकी न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे। देखिए, WBC दो प्रकार की होती है, एक कणिका विहीन होती है जिसे हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स कहते हैं, एक होती है कणिकामय जिसे हम इओसिनोफिल्स कहते हैं, बेसोफिल्स की बात करेंगे और न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे। तो ये रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC की बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स होती है, जो लगभग 40 से लेकर 75% तक पाई जाती है, सबसे अधिक। और इसके बाद होता है आपका लिम्फोसाइट्स, जो आपका 20 से लेकर 40% तक पाया जाता है। लिम्फोसाइट दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कोशिका में विध्रुवण की अवस्था में प्रदर्शित करता है? आयन चैनल द्वारा Na+ भीतर प्रवेश करता है, चैनल द्वारा Na+ बाहर निकलता है, K+ चैनल खुलते रहते हैं या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं तंत्रिका कोशिका में विध्रुवण की अवस्था में जो हमारा प्रदर्शित करता है वह कहलाता है आयन चैनल द्वारा Na+ भीतर प्रवेश करता है। जब कोई पर्याप्त शक्तिशाली उद्दीपन या देहाली उद्दीपन किसी झिल्ली पर आरोपित होता है तो Na+ आयनों के प्रति झिल्ली की पारगम्यता में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण Na+ चैनल का खुलना तथा K+ चैनल का बंद रहना, जिसके परिणाम स्वरूप Na+ आयन विसरण द्वारा अंतर्विहित होने लगता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? प्रमस्तिष्क, पांस वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगेटा, कार्पोरा, क्वाड्रिजेनिमा की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं ब्रेन स्टेम का जो भाग कहलाता है वह पांस वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगेटा, कार्पोरा, क्वाड्रिजेनिमा, लेकिन आपका प्रमस्तिष्क जो है ये ब्रेन स्टेम का भाग नहीं कहलाता। किसकी बात करेंगे? मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिकल की बात करेंगे। पांस वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोगेटा में सामूहिक रूप से जो है ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जो अग्र मस्तिष्क या मेरु रज्जु को जोड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
आपातकाल के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या कैल्सिटोनिन की बात करेंगे। तो आपातकाल के दौरान जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है वह आपका कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है एड्रेनालिन। किसकी बात करेंगे? एड्रेनालिन अर्थात एपिनेफ्रिन की बात करेंगे। मिलर द्वारा प्रयोग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि CH4, H2O, NH3 इन तीनों का प्रयोग किया जाता है मिलर द्वारा प्रयोग में, लेकिन O2 का प्रयोग नहीं किया जाता। H2, NH3, CH4 तथा जल वाष्प का मिश्रण लेकर आदिकालीन वातावरण के समान परिस्थितियां उत्पन्न की ओर संघनित तरल को एक अन्य फ्लास्क में एकत्रित किया। तो हम तीनों की बात करेंगे, O2 में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्म्स में प्रचलन हेतु पाए जाने वाला अंग कौन सा होता है? तो इसमें होता है आपका नालपाद। जी हाँ, इकाइनोडर्म जीवों में शरीर की निचली सतह पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी अंतर संबंधित नालपाद या ट्यूब फीट पाए जाते हैं। तो नालपाद को ट्यूब फीट भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मनुष्यों में हाइपोथायरायडिज्म के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? तो मनुष्यों में हाइपोथायरायडिज्म के कारण उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वह आपका कहलाता है अवटुआमंता की बात करेंगे। अवटुआमंता की बात करेंगे। जी हाँ, अवटुआमता या क्रेटिनिज्म थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण उत्पन्न होता है और इस रोग में शारीरिक एवं मानसिक विकास का होता है अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैल्फिगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग होती हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेज में, एनीलिड्स में होती हैं, मकड़ियों में होती हैं, आर्थ्रोपोड्स में होती हैं। तो मैल्फिगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी जो अंग होती हैं वह आपकी आर्थ्रोपोड्स में होती हैं। देखिए, मैल्फिगियन नलिकाएं आर्थ्रोपोड्स में होती हैं और जो ब्रक होती है, ब्रक वाली जो होती है नेफ्रिडिया जिसे कहते हैं, वह आपके एनीलिड्स में होती है। ज्वाला फ्लेम कोशिकाएं जो होती हैं वह आपके प्लेटीहेल्मिन्थेज में होती हैं और आपके कॉक्सल ग्रंथि, ये किसका उदाहरण है? मकड़ियों की बात करेंगे। उत्सर्जी अंग, मकड़ियों को उत्सर्जी अंग क्या है? कॉक्सल ग्रंथि। और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है कि कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या थायराइड ग्रंथि में होती हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं किस में उपस्थित होती हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है कि कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती हैं? यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। बाकी सभी यहाँ पे क्लास चल रही हैं और एक अपने दो चीज़ें ध्यान रखना है, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप सिलेक्शन पाने के लिए पैदा हुए हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।